ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। मैं सिर्फ इसका एग्जांपल करूँगा क्योंकि मेरे पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए टाइम तो है बट टाइम नहीं है। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके, तो इसमें पहला एग्जांपल क्या है। ये एक बंदा है, मिस्टर ए क्या करता है, वो अपनी उसकी एक एक्स वाइफ है, उसका ऑब्लिगेशन है कि भैया वो अपनी सैलरी का 10,000 किसको देगा, एक्स वाइफ को देगा। तो अब वो क्या बोलता है, अपने एचआर से बोलता है भैया जो मेरी भी सैलरी आएगी वो मेरी वाइफ को दे देना, एक्स वाइफ को दे देना, और जो बचा हुआ वो मेरे को भेज देना, ठीक है। तो अब ये जो फंड भेज रहा है क्या एक डाइवर्जन है? नहीं, ये डाइवर्जन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो इनकम है ये इसका ऑब्लिगेशन है पे करने के लिए, ये इसकी इनकम में से डिडक्ट होगा, और इनकम में से डिडक्ट तो होगा ही क्योंकि अपनी जेब से जाएगा, बट ये जो इसकी टैक्सेबल इनकम है उसमें इंक्लूड होगा। तो ये डाइवर्जन ऑफ फंड्स नहीं है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इस केस में जो 10,000 तो दे रहा है ऑब्लिगेशन है मिसिस बी को अपनी इनकम में से, ये नॉट एन इनकम ऑफ मिसिस बी की इनकम नहीं है, ये हैड ओवर राइडिंग इंटाइटलमेंट, उसका बाद इसका क्या है, ओवर राइडिंग इंटाइटलमेंट है। तो इस अगर हम अदर वर्ड में देखें, जो मिस्टर ए है वो अप्लाई करेगा अपनी ऑब्लिगेशन को फिल करने में, जो पैसे अप्लाई करेगा वो अपनी ऑब्लिगेशन को फिल करने में, एंड जो इंक्लूडिंग हैंस ये उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, और सिर्फ अरेंजमेंट कर रहा है भैया डायरेक्टली पे कर दे उसको, ये क्या नहीं होगा, डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, एक फर्म है जिसमें ABC पार्टनर है, ए फादर है, 2 B और C बेटे हैं उसके। उसमें क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड करा कि अगर ए की डेथ हो गई, मतलब फादर की डेथ हो गई, तो B एंड C क्या करेंगे, बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, और जो फर्म होगी वो 20% किसको दे देगी, मिसिस डी को, जो वाइफ ऑफ ए है, मतलब उन दोनों की मदर है। तो इस केस में जो मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, और जो 20% होता है जो मिसिस डी को देना होता है, वो डाइवर्ट कर देते हैं एट सोर्स से ही, जो सोर्स से ही डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको देना ही है, ये चार्ज क्रिएट कर देते हैं वो, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। तो जो इनकम आएगी वो SSC तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 20% तो उनको पहले चाहिए ना, तो SSC तक नहीं पहुंचेगी, और जो सच इनकम डाइवर्ट करेंगे अदर पर्सन को, वो उसका क्या कहते हैं, उस पर बेटर टाइटल है उसका, क्योंकि मिसिस डी को ज़्यादा ज़रूरत है उन पैसों की, और जो सच इनकम जो इनकम मिली है, बेटर टाइटल है किससे, SSC से। SSC फॉर्म SSC है, बट जो उसकी वाइफ मतलब कि मिसिस डी है, वो उसके पास बेटर टाइटल है क्योंकि उसको ज़रूरत है पैसों की। तो जो फर्म है रिसीव करेगी सेट अमाउंट, बट जितना वो रिसीव करेगी बिहाफ ऑफ मिसिस डी पजेस द ओवर राइडिंग टाइटल, उसके पास ओवर राइडिंग टाइटल है, वो ले सकती है। देयरफॉर जो अमाउंट देगी मिसिस डी को आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर ए, तो हम उसकी इनकम से हटा देंगे, किसकी, फर्म की इनकम से हटा देंगे। तो यही था सेकंड क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट पे ओके, थर्ड एग्जांपल पे आ गए हम। क्या है, इसमें एक इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दिया है हमें टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएट इंटरप्राइज, इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड इंटरप्राइज, वो एसोसिएटेड है, हमने इसको इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये तो पड़ा हुआ है यार, चलो कोई नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट दिया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड EBIDDTA, इबिट्टा है ना, इबिट्टा आ रहा है हमारा 20। तो 30% ऑफ इबिट्टा और 6 लाख, इसमें 30% ऑफ इबिट्टा और 6 हमारा जो इंटरेस्ट पे करा है, इसमें से जो लोअर होगा वही अलाउ होगा। तो 0 और 6, नो 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 नो, यार ये तो यहाँ पे नहीं था, ये वहाँ पे था, चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते, आ गया तो 30% इसका कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने पहले इंटरेस्ट माइनस करा, ये 0 आ गया, A-C। फिर दूसरा क्या करा, एक्सेस इंटरेस्ट A,
लिमिट लिमिट ए माइनस सी नील और दूसरा ए 6, तो लिमिट कितनी है मैक्सिमम 6, तो एक्सेस इंटरेस्ट होगा क्या हो जाएगा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, लोअर ऑफ कौन सा 1 2 ऑफ डी है वो, अच्छा लोअर कौन सा है वो डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा समझो, इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन इन रेलिवेंट है। अब देखो दूसरा वाला एग्जांपल करते हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट है 8 और हमारा इबिटा है 6, तो हम इसमें 30% लगाते हैं। ठीक है, अब 8 माइनस 1.6 1.8, 8 माइनस करेंगे 1.8, तो हम क्यों कर रहे हैं माइनस, हमने इंटरेस्ट से टैक्स माइनस कर दिया। ठीक है, हमारा आ गया 6.2 और 1.8, इसमें से जो एक्सेस कैसे निकालेंगे, जो लोअर होगा, इसमें से लोअर तो वही है 8 और 6.2 है। ओके, समझा। और इंटरेस्ट अलाउड 1.8। अल्टीमेटली देखें, इसका 30% और 8 इसमें जो लोअर होगा वही अलाउड होगा। जो 30% आया है और 8 इसमें से जो लोअर होगा वही अलाउड होगा। अब इंटरेस्ट से ज़्यादा तो हम उसको आपको दे ही नहीं सकते, बट हमारा उतना प्रॉफिट ही नहीं है, तो इबिटा और 30% जो लोअर होगा 6 तो 6 ले लो भैया, 30% इतना 6 अच्छे आ रहा है, तो दूसरा भी आना चाहिए। ठीक है, समझ गए ओके। तो यहाँ पे एक अगला एग्जांपल है, एक कंपनी है, क्या करा उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और यूनिट कहाँ सेटअप कर दी, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, जो मैन्युफैक्चर करती थी केमिकल। उसने 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया जो उसने कमाया था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, और उसके बाद भी उसने एज पर 10AA क्लेम करा है। तो क्या यहाँ पे गार का प्रोविज़न लगेगा, जर्नल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट? बताओ जल्दी, यहाँ पे गार लगेगा? अब आंसर मैं बताता हूँ। ये अरेंजमेंट जो है कि भैया जो आपने SEZ में यूनिट सेटअप किया है, ये रिजल्ट किसका है, ये टैक्स बेनिफिट का रिजल्ट है, विच रिजल्ट इन टैक्स बेनिफिट। इससे आपको क्या होगा, टैक्स बेनिफिट होंगे। ठीक है, इससे आपने SEZ में सेट किया तो इससे आपको क्या होगा, टैक्स बेनिफिट होगा। हालांकि दिस केस ऑफ टैक्स मिटिगेशन, ये कौन सा केस है, ये टैक्स मिटिगेशन का है। टैक्स मिटिगेट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, टैक्स मिटिगेट कर रहे हो, वेयर जहाँ पे टैक्स पेयर टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिजिकल इंसेंटिव जो ऑफर करे हैं उसको कंप्लाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो एडवांटेज ले रहा है, जो कंडीशन कंप्लाई करके एडवांटेज ले रहा है, बेशक टैक्स नहीं दूंगा मैं, और जो उस पर कंडीशन लगाई, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ लिटिगेशन एग्जाम्पल 13। ठीक है, हैंस द रेवेन्यू वुड नॉट इन्वोक कार एज रिगार्ड दिस अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट क्या नहीं, गार को इन्वोक नहीं करेगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट गार को इन्वोक नहीं करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगला एग्जांपल है, उसी से रिलेटेड है। मान लो उसी कंपनी की एक और बिजनेस की यूनिट है। ठीक है, उसने क्या करा, अब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और फिर वो जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे कर रहा है, और उसने सेटअप कर दिया SEZ में एक यूनिट सेटअप कर दी जहाँ पे सिर्फ पैकिंग होती है। ठीक है, अब दिखा रहा है भैया कि SEZ में सेटअप है और मैं ये 10AA का एग्जम्पशन क्लेम कर रहा हूँ। तो ये केस किसका है, मिस इंटरप्रिटेशन है, मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, आप फैक्ट्स को मिस प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्लियर केस किसका है, टैक्स इवेजन का है। आप दिखा रहे हो कि भैया जो नन SEZ को SEZ में प्रोडक्शन हो रहा है, आप ये टैक्स इवेजन का केस है, नॉट टैक्स अवॉइडेंस। आप टैक्स इवेड कर रहे हो, ना तो टैक्स अवॉइड कर रहे हो, अवॉइड नहीं कर रहे हो आप, टैक्स इवेड कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, तो ये अगर मैं क्लियर फैक्ट डिस्क्लोज कर दूँ
तो ये आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं हमें से इस्टेब्लिश करेक्ट फैक्ट। ये टैक्स इवेजन क्या होता है, अनलॉफुल होता है, हम इसको डील कर सकते हैं अगर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, करेक्ट फैक्ट इस्टेब्लिश कर दे। तो यहाँ पे गार प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टैक्स इवेजन हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो रहा। एक और बार फिर से, यहाँ पे टैक्स इवेजन हो रहा है ना कि टैक्स अवॉइडेंस। जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस होता है वहाँ पे गार लगता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि भैया उसी का एग्जाम्पल के साथ हम चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये प्रिज्यूम करते हैं कि भैया उसने कोई प्रोडक्शन नहीं दिखाया नन एसीजेड में। क्या नहीं दिखाया, कोई प्रोडक्शन नहीं दिखाया नन एसीजेड में कि भैया कि हम एसीजेड में प्रोडक्शन कर रहे हैं। समझ, मतलब कि जो ऊपर वाला केस था उसने दिखाया नहीं कि भैया ये यहाँ पे प्रोडक्शन करके यहाँ का दिखा रहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, जो था उसने ट्रांसफ़र कर दिया नन एसीजेड यूनिट से, नन एसीजेड यूनिट से ट्रांसफ़र कर दिया एसीजेड यूनिट को उतने प्राइस पे जो मार्केट प्राइस से कम था। ठीक है, अब मार्केट प्राइस से कम था और उसने एसीजेड यूनिट में सिर्फ इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ करी और उसे दिखा दिया हायर प्रॉफिट एसीजेड में, क्योंकि वहाँ से कम पे बेचा तो एसीजेड से जाएगा तो ज़्यादा बेचेगा तो हायर प्रॉफिट दिखा दिया एसीजेड यूनिट में, जो कि नन एसीजेड यूनिट में होना चाहिए था। तो कॉन्सिक्वेंटली उसने हायर डिडक्शन क्लेम कर ली ऑफ इनकम। तो क्या यहाँ पे गार का प्रोविज़न लगेगा? अब उसने हायर इनकम क्लेम कर ली, डिडक्शन की हायर डिडक्शन क्लेम कर ली। तो देखो ये तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, ना तो यहाँ पे अवॉइडेंस ऑफ टैक्स है, ना तो टैक्स इवेजन है, ना यहाँ टैक्स इवेजन है, ना मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट है, और ना ही यहाँ पे फॉल्स सबमिशन। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, वो ट्राई कर रही है कि जो प्रोविज़न दे रखी है आपको गार में टैक्स प्रोविज़न, उससे हम प्रॉफिट कर लें, डाइवर्ट कर रहे हैं प्रॉफिट। जो प्रोविज़न दे रखे हैं किसमें, एडवांटेज लेना चाहते हैं टैक्स प्रोविज़न का, क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर दे प्रॉफिट नन एसीजेड यूनिट का एसीजेड यूनिट में। और क्या हुआ फिर, ये इसका वो जो एसीजेड का लेजिस्लेशन है उसका इंटेंशन ये था ही नहीं। दिस इज़ नॉट द इंटेंशन ऑफ एसीजेड लेजिस्लेशन। हालांकि ये जो टैक्स अवॉइडेंस है इसको हम स्पेशली डील कर सकते हैं थ्रू प्रोविज़न 10(a)(9) में, और अगर एज पर प्रोविज़न 80(ia) देखें तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा इस केस में, 80(ia) भी अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर एग्रीगेट सच ट्रांजेक्शन हम एंटर करते हैं इन अ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 20 करोड़, अगर हम भेजते हैं एसीजेड यूनिट को 20 करोड़ से ज़्यादा, तो वहाँ का आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी लग जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशन 92B अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो रिवेन्यू नीड नॉट इन्वोक, हम गार नहीं लगाएंगे, रिवेन्यू नीड नॉट इन्वोक गार। तो इन सच केस में कार्स ऐसा क्लैरिफिकेशन इन द गिवन केस, तो इस केस में भी गार नहीं लगेगा, रिवेन्यू नीड नॉट इन्वोक गार। ओके, तो एक और एग्जांपल है उसी से रिलेटेड, मतलब उसी को कनेक्ट करते हुए चल रहा है। अब ये कह रहा है कि भैया जो दोनों यूनिट है वो एसीजेड में और नन एसीजेड बी मान लो, ए मान लो एसीजेड को और बी मान लो नन एसीजेड को। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर ले रहे हैं कहाँ से, ए से और बी से, दोनों से एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लें। फिर ये क्या करते जाते हैं, जो बी यूनिट है वहाँ से ऑर्डर कम करते जाते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कम करते हैं, सिर्फ ए से ज़्यादा करने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब बताओ यहाँ पे क्या वो गार का प्रोविज़न एप्लीकेबल, गार इन्वोक हो जाएगा कि भैया आप प्रॉफिट चेक कर रहे हो यूनिट बी से यूनिट ए में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप टैक्स अवॉइड कर रहे हो। पहले में टैक्स इवेजन कर रहे थे आप, टैक्स मिटिगेट, टैक्स इवेजन कर रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, नहीं
पहले में आप कर रहे थे टैक्स मिटिगेट, दूसरे में टैक्स इवेजन, तीसरे में कर रहे थे फॉल्स सबमिशन और चौथे में कर रहे हो टैक्स अवॉइडेंस। पहले में क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है SEZ में, ठीक है। यहाँ पे तो आपका टैक्स मिटिगेट कर रहे हो, मतलब कि बेनिफिट ले रहे हो टैक्स का, जो कंडीशन लगाई है। दूसरे में ये था, आप क्या कर रहे थे उसमें, जो अनदर यूनिट थी नॉन SEZ एरिया में, डाइवर्ट कर रहे थे प्रोडक्शन उसका, कि भैया दिखा रहे थे प्रोडक्शन वहाँ कर रहे हो, पर दिखा रहे हो कि SEZ से हो रहा है। फिर तीसरे में आपने यूनिट ही ट्रांसफ़र कर दी, फिर वहाँ से कम प्रॉफिट करके वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दिया। तो यहाँ तो मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ पे आपने क्या करा, सब कुछ सही कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो कि वहाँ से ऑर्डर कम ले रहे हो, यहाँ से ज़्यादा ले रहे हो, तो वहाँ का प्रॉफिट कम हो गया, अब यहाँ का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। 10AA में आप डिडक्शन ले रहे हो। तो ये जो इशू है टैक्स अवॉइडेंस है थ्रू शिफ्टिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। क्या कर रहे हो, थ्रू शिफ्टिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे। स्पेशली डील ये किस में डील होता है, ये 10AA में डील होता है। और जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू नीड नॉट इन्वोक गार, जो उसका रिवेन्यू गार इन्वोक नहीं करेगा इस केस में, थ्रू दो गार और सार क्या है, को एग्जिस्ट करते हैं एज पर द क्लैरिफिकेशन गिवन इन द CBDT सर्कुलर। ये को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं, मतलब कि इस पार्ट के सारे एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब। ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल पे आए हैं जो अलग है, तड़कता भड़कता सा। एक इंडियन कंपनी है, एक आउटसाइड कंट्री की, मतलब इंडिया के बाहर की कंपनी है। अब इंडियन कंपनी ने दूसरी कंपनी से बोला, भैया हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें हमें क्या करके देना है, एक हमें पावर प्लांट, इंडियन कंपनी फॉर सेटिंग अप अ पावर प्लांट इन इंडिया, इंडिया में आपको एक पावर प्लांट सेटअप करना है। इट इज़ कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। कंपोजिट मतलब 3-4 काम है इसमें, इसको हम मिक्स करके आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो फॉर एन एग्रीड प्राइस $100 मिलियन ले लेना आप, ठीक है। उसने बोला ठीक है बिल्कुल। द पेमेंट इस तरीके से हुई थी, कैसे बताया है, जो डिज़ाइन है पावर प्लांट का आउटसाइड इंडिया, पेमेंट फॉर विच टैक्सेबल, जो डिज़ाइन के लिए 10 मिलियन देगा पावर प्लांट, आउटसाइड इंडिया देगा, किस लिए, डिज़ाइन में 10 मिलियन देगा और उस पर 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। 70 मिलियन देगा ऑफशोर सप्लाईज के लिए ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा, नॉट टैक्सेबल, नॉट रोल प्लेड बाय एनी PE इन इंडिया, दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू इम्पोर्ट ड्यूटी। तो जो ऑफशोर सप्लाईज करेगा वो, उस पर टैक्स नहीं देना, कुछ भी नहीं देना आपको। तो उसने 70 मिलियन का कर दिया वो, ठीक है। और 20 मिलियन का हो गया हम तुम्हारा लोकल सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये टैक्सेबल है नेट इनकम बेसिस पे, ठीक है। ओके, तो ये पाया गया कि फेयर मार्केट वैल्यू है किसकी, ऑफशोर डिज़ाइन की अबाउट 30 मिलियन। ऑफशोर डिज़ाइन की वैल्यू 30 मिलियन है, आपने कितनी लिए, 10 मिलियन, 20 मिलियन खा गए, ठीक है। और ये क्या है, अंडर इन्वॉइस्ड है, सही है। एंड द अदर हैंड जो ऑफशोर सप्लाईज है, ऑफशोर सप्लाई जिसके आपने 70 मिलियन दिए हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये ओवर इन्वॉइस्ड है। यहाँ पे 70 मिलियन लगने नहीं चाहिए थे, अब जहाँ पे टैक्स लग रहा है वहाँ कम कर दिया, जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा वहाँ पे ज़्यादा कर दिया। तो जो अरेंजमेंट करी है रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट दिख रहा है इसमें टैक्स पेयर को। तो कैन गार इन्वोक इन सच केस, क्या गार इन्वोक होगा। अब पहली बात तो ये सुनो कि ये जो एलोकेशन है डिफरेंट प्राइजेस का, ये इस तरीके से करा गया है ताकि आप टैक्स इवेजन कर सके, टैक्स का बेनिफिट ले सको, रिड्यूस कर सको टैक्स लायबिलिटी। तो जो एलोकेशन है प्राइस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ये डिज़ाइंस ऑफशोर लोकल सप्लाईज का हैज़ बीन डिसाइडेड इज सच अ मैनर, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए, किसकी, फॉरेन कंपनी की इंडिया में। और ये बहुत कंडीशन डिक्लेयरिंग एन अरेंजमेंट एज, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भैया ये जो अरेंजमेंट है ये इनपरमिसिबल हो जाएगा। पहला, आपका पर्पस क्या है, टैक्स इवेजन, टैक्स बेनिफिट लेना, आपका पर्पस क्या है अरेंजमेंट का, ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। और दूसरा, ये आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है,
ठीक है। ट्रांजैक्शन आर नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 10 का आपने 20 ले लिया, 20 नहीं, जो 30 लेना चाहिए था आपने 10 लिए, और जो 70 है वो ओवर प्राइस का रखा है, वहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा, तो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, तो गार इन्वोक्ड हो जाएगा। ठीक है, जो प्राइजेस क्या आएंगे उसे रीअलोकेट करेंगे हम। हालांकि डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस शुड बी बेस्ड ऑन, हाँ आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे ये ट्रांसफर प्राइसिंग पे डिपेंड करेगा ऑफ द एक्ट। और ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन अंडर द एक्ट, अगर इंटरप्राइज आर ए मतलब एसोसिएट एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ख़त्म हुआ, एक बार फिर से बताऊँ तो जो उन्होंने क्या करा है, जो अरेंजमेंट करा है, जो पार्ट्स हैं क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, ये इससे क्या हो रहा है, इस सच मैनर में करा है ताकि टैक्स लायबिलिटी इसकी कम हो जाए, फॉरेन कंपनी की। और यहाँ पे तो कंसिडर, अगर ये क्या है, आपने ये अरेंजमेंट किस लिए करा, टैक्स बेनिफिट के लिए करा है अरेंजमेंट। पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, टैक्स बेनिफिट, तो रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स बेनिफिट। और ये आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, तो यहाँ पे गार एप्लीकेबल हो जाएगा और इन्वोक्ड हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग हम डिसाइड कर, आर्म लेंथ प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, ट्रांसफ़र प्राइसिंग के थ्रू, और एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशन अंडर दैट, अगर एंटरप्राइज का एई है, एसोसिएट एंटिटी है तो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।